वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज के इस वीडियो में 28, 29 और 30 अप्रैल 2021 के बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, बिहार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला के अंतर्गत जितने वीडियो चैनल पर अपलोड होते हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। आप जाइए, सभी को देखिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसका पीडीएफ फाइल को जरूर डाउनलोड कीजिए। चलिए, पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस देश से 23 ऑक्सीजन उत्पाद संयंत्र हवाई मार्ग से लाने का फैसला किया है, किस देश से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि जर्मनी से। तो लगभग सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, 27 तारीख के बाद से चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। वजह यह था कि मेरा एक सबसे करीबी मित्र जो दिल्ली में रहता था वो कोविड का शिकार हो गया, जिस वजह से परेशानी काफी ज्यादा थी और मैं उनसे मिलने भी गया था। उसके बाद से मुझे थोड़ा सा तबियत खराब हो गया था, मेरा सर्दी खांसी जुकाम वगैरह हो गया था। तो जिस वजह से मैं यहाँ पे चैनल पे आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था और इसका मैंने जाँच के लिए सैंपल भी दिया है, हालांकि अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। हालांकि मेरा तबियत जो है वो अभी काफी ज्यादा पहले से बेहतर है। तो आप लोगों ने जिस प्रकार से प्यार और सपोर्ट दिखाया ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार से आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रहे। चलिए, यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे और अप्रैल मास संबंधित कुछ प्रमुख दिवस व तिथियां एक बार पुनः आप लोग इसे मेरे साथ रिपीट करें। तो 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस और मूर्ख दिवस, 2 अप्रैल को आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस और गुड फ्राइडे, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस और ईस्टर, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 1994 रवांडा नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस, 9 अप्रैल को सीआरपीएफ वीरता दिवस जो कि 55वां दिवस था, ये ध्यान रखिएगा, और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और राष्ट्रीय पालतू दिवस और 11 अप्रैल को ही ज्योतिबा फूले की जयंती भी मनाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग नरसंहार दिवस, ये 102वीं वर्षगांठ है इस बार की, ये ध्यान रखना आपको। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस और विश्व चगास रोग दिवस, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस, 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस और फिर आगे है 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस तथा राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस की थीम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको डिटेल बता चुका हूं। आप चाहें तो इसमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में डिटेल में हमें बता सकते हैं। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, इसका भी थीम मैंने आपको बताया था और इसका जो थीम है ये है शेयर ए स्टोरी, ये ध्यान रखिएगा। और 23 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस भी मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस और बहुपक्षवाद और शांति के लिए कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस। 28 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस और आज है 30 अप्रैल और आज है अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस। तो इतनी सारी चीजों को आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा इन्हें भी यहाँ पर डिस्कस करूंगा ताकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न छूटने ना पाए। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यान पर देखना है और वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चाहे तो इसके बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि बिहार में पीएम केयर फंड्स के अंतर्गत कितने जिलों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएंगे? पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत बिहार में कितने जिलों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 15 जिलों में ये ऑक्सीजन संयंत्र लगाया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य के 15 जिलों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएंगे। यह संयंत्र पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। पीएम केयर फंड के अंतर्गत ये सभी संयंत्र 15 जिलों में स्थापित किया जाएगा। इस फंड के अंतर्गत ऑक्सीजन उत्पाद संयंत्र राज्य के देखिए 15 जो जिले हैं वो पटना, बेगूसराय, दरभंगा, भागलपुर, भोजपुर, गया, बेगूसराय, गोपालगंज, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, सहरसा और वैशाली, ये 15 जिले हैं जहां पर पीएम केयर फंड्स के अंतर्गत ये 15 जिलों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाया जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और यहाँ पे बेगूसराय के बारे में एक पिछले वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा था कि यहाँ का जो मतलब ऑक्सीजन संयंत्र है जो पिछले साल मतलब बंद कर दिया गया था, इसे मतलब दोबारा से शुरू करने का निर्देश भी दिया गया था, ये भी ध्यान रखेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये है 15 जिले, इन्हें आप नोट कर लीजिए। आप चाहे तो इसका पीडीएफ भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, वहां से ये सभी पीडीएफ को आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते यहाँ पर दूसरे प्रश्न पे। हाल ही में बिहार में कितने घंटे पहले बाढ़ पूर्वानुमान की तैयारी की जा रही है, यानी कितने घंटे पहले बाढ़ का अनुमान लगाया जा सकता है। तो अभी हाल ही में इसकी तैयारी की जा रही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 72 घंटे। इसके बारे में आपको बता दूं कि राज्य में बाढ़ का बेहतर पूर्वानुमान 72 घंटे पहले करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए इस्तेमाल हो रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली को भी मजबूत किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। बाढ़ की जो मतलब पूर्वानुमान है ये 72 घंटे पहले मतलब हो जाएगी, ये मतलब लगाई जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी कि 72 घंटे मतलब ये 3 दिन पहले इसका अनुमान लगाया जा सकता है, 24 या 72। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के कितने जलाशयों का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने राज्य के कितने जलाशयों का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, 26 जलाशयों का। इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं, यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। बिहार में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के 12 जिलों के 26 जलाशयों का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, 12 जिलों के 26 जलाशयों का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की है। इस जलाशयों का पानी की सेहत से लेकर उसके प्राकृतिक स्वरूप और पर्यावरणीय असंतुलन में उसकी क्षमता का भी आकलन किया जाएगा। हेल्थ कार्ड के साथ जलाशयों के आसपास की सामाजिक और आर्थिक प्रोफाइल भी तैयार होगी। तो ये आपको ध्यान रखना, यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज है ये है कि 12 जिलों के 26 जलाशयों का हेल्थ कार्ड बनाने का घोषणा किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, 26 जलाशय। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में बिहार के निवासी अभिषेक रंजन ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया है। वे निम्नलिखित में से किस जिले के निवासी हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ये नालंदा जिले के निवासी हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में बिहार के नालंदा जिले के निवासी अभिषेक रंजन, उम्र है 23 वर्ष। तो अभिषेक रंजन ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराकर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने 19 अप्रैल 2021 को इस चोटी की चढ़ाई शुरुआत की थी। ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा लहराकर ये मतलब रिकॉर्ड कायम किया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये बिहार के नालंदा जिले के निवासी है, उम्र है इनका 23 वर्ष। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत को 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजा है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सऊदी अरब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, भारत में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग का मुकाबला करने के लिए भारत ने ऑक्सीजन मैत्री के तहत ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए विभिन्न देशों को प्रस्ताव भेजा है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीजन मैत्री के तहत भारत सरकार के द्वारा विभिन्न देशों को जो ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को ध्यान रखते हुए मतलब ये प्रस्ताव भेजा जा रहा है। ये ऑक्सीजन मैत्री के तहत ये प्रस्ताव भेजा जा रहा है। और इसी के अंतर्गत अभी हाल ही में सऊदी अरब ने कोरोना वायरस मामलों में वृद्धि के कारण भारत में यानी कि देश में ऑक्सीजन का भारी कमी के बीच भारत में 80 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन भेजा है। ये आपको ध्यान रखना है। लिक्विड ऑक्सीजन अभी भेजा है किसने? सऊदी अरब ने। ये 80 मीट्रिक टन है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 6वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति कृष्णमूर्ति संथानम का निधन हो गया। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में भारतीय परमाणु वैज्ञानिक कृष्णमूर्ति संथानम का निधन हो गया। वे रक्षा शोध और विकास संस्थान DRDO, परमाणु ऊर्जा विभाग और रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान से निकट रूप से जुड़े हुए थे। 1988 में किए गए पोखरण 2 में उनका विशेष योगदान था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये विज्ञान क्षेत्र से संबंधित थे। इनका नाम था कृष्णमूर्ति संथानम। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अभी हाल ही में इनका देहांत हो गया है। ये विज्ञान से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न है कि हाल ही में एयर इंडिया ने निम्नलिखित में से किस देश से 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भारत लेकर आया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ये अमेरिका से 318
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स एयर इंडिया भारत लेकर आया है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार एयर इंडिया अपनी न्यूयॉर्क दिल्ली उड़ान के तहत 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत लेकर आया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में WHO ने कितने देशों की पहचान की है जिनमें 2025 तक मलेरिया उन्मूलन की क्षमता है, यानी कि मलेरिया को समाप्त करने की क्षमता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25 देशों में। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में WHO ने 3 अफ्रीकी देशों सहित कुल 25 देशों की पहचान की है जिसमें कि 2025 तक मलेरिया उन्मूलन की क्षमता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन 25 देशों में 3 देश अफ्रीकी देश हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, 9वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कोविड उपचार की जरूरी दवाओं, ऑक्सीजन और इंजेक्शन की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर अधिनियम लागू किया है? किस राज्य सरकार ने? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये होगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी हाल ही में ये अधिनियम को लागू किया गया है। इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उन्हें मैं आपको डिटेल में बता दूं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड उपचार की जरूरी दवाओं, ऑक्सीजन और इंजेक्शन की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर अधिनियम 1980 लागू किया है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर अधिनियम 1980 लागू किया गया है। यह अधिनियम देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार के किसी भी संदिग्ध नागरिकों को हिरासत में लेने की शक्ति देता है। तो अभी हाल ही में ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह भी हाल ही में लागू किया गया है। ये जो है ये बेसिकली अभी हाल ही में जो लागू किया गया है इसका उद्देश्य यह है कि कोविड उपचार में जितनी भी चीजें मतलब इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो जरूरी दवाएं हो, ऑक्सीजन हो या फिर इंजेक्शन हो, इसकी जो कालाबाजारी या फिर जमाखोरी करने वाले जो भी लोग इसमें पकड़ाएंगे उसके खिलाफ यहाँ पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस वजह से यह भी अधिनियम को लागू किया गया है। तो अभी ध्यान रखना आपको, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न कि हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच 19वां द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 से प्रारंभ हुआ है? किन 2 देशों के बीच, भारत और कौन सा देश? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारत और फ्रांस के नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 अरब सागर में शुरू हो रहा है और यह 3 दिन के इस अभ्यास में उन्नत हवाई सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी अभ्यास सहित उच्च स्तर की नौसेना गतिविधियां शामिल होंगी। ये आपको ध्यान रखना, यह 3 दिवसीय युद्धाभ्यास है और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से INS कोलकाता, INS तरकस, INS तलवार और चेतक हेलीकॉप्टर भाग लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना, ये 19वां द्विपक्षीय अभ्यास है। ये 3 दिवसीय अभ्यास है जो कि भारत और फ्रांस के बीच अभी हाल ही में कहां पे शुरू हुआ है? ये अरब सागर में शुरू हुआ है। इस अभ्यास का नाम है वरुण 2021। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर मैं आपको इस टेस्ट सीरीज के बारे में बताता हूँ। अगर आप घर बैठे 67वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा और BPSC CDPO की तैयारी पर लगे हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप टेस्ट सीरीज को अटेंड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आपको सभी जो टेस्ट सीरीज मिलेगा ये मॉडल सेट पे आपका आधारित होगा जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का होगा। यहाँ पर सभी मटेरियल आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा। इसी ग्रुप के अंतर्गत आपको करंट अफेयर्स की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। आपको दोबारा कहीं से करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और बिहार जी के भी हमारी तैयारी है। बिहार जी का भी आपको PDF मिलेगा। ये सभी चीजें जो भी चीजें यहाँ पे आपको स्क्रीन पर लिखी गई है ये सभी आपको अच्छी क्वालिटी का मिलेगा जिसे पढ़कर आप अपनी फ्री एग्जाम की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो आप में इस व्हाट्सएप नंबर पे PRE21 लिख के डेमो PDF मंगा सकते हैं। इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसका जो फी है ये 399 है, यानी कि 399 रुपया है। ये वन टाइम पेमेंट है जो कि आपके लिए 1 साल के लिए वैलिड है। अगर आप कभी भी ज्वाइन करेंगे 31 दिसंबर 2021 से पहले ये आपको सारा मटेरियल मिलेगा। जितना भी मतलब 1 साल के अंदर प्रोवाइड किया गया है ये सारा मटेरियल आपको 399 रुपये में ही अवेलेबल कराया जाएगा। 399 रुपया यहाँ पर जितने मटेरियल आपको दिया जाएगा इसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा कम है। एक बार आप इसे मतलब डेमो PDF को जरूर मंगाइए और देखिए और उसके बाद निर्धारित कीजिएगा आपको लेना है या फिर नहीं। अगर आपसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिए। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज जरूर कीजिए, ठीक है? तो जल्दी से आपसे ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर के कारण बिहार को लगभग कितने करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो सकता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा 6222 करोड़ का नुकसान हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं कि हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य क्रांति घोष के आकलन के अनुसार कर्फ्यू, लॉकडाउन और आवाजाही को रोकने से भारत के राज्यों को 1,50,000 करोड़ तक
का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है और इसमें बिहार को लगभग 6,222 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। ये ध्यान रखेगा। ये जो आंकलन तैयार किया गया है ये अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष के द्वारा ये तैयार किया गया है और इस आंकलन के अनुसार सर्वाधिक नुकसान का जो सामना है ये महाराष्ट्र को करना पड़ेगा। ये आंकलन के अनुसार ऐसी चीजें कही गई है और इसमें बिहार को जो नुकसान का सामना करना पड़ सकता है ये 6,222 करोड़ का नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह के प्रश्न आपके आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बनेंगे, सभी को आप नोट डाउन कीजिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अन्यथा आप हमारे पेड ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर जितने भी करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे वो सभी मैं आपको ई बुक फॉर्मेट में अवेलेबल कराता हूँ पेड ग्रुप में, जिसका आप PDF कि प्रिंट आउट निकाल के आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ऑलरेडी हमें 600 से अधिक लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो अगर आप इच्छुक हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 12वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में 6,000 IPL रन बनाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन बने हैं। तो 6,000 IPL रन बनाने वाले पहले भारतीय जो बने हैं ये विराट कोहली है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में विराट कोहली IPL में 6,000 रन बनाने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 196 मैचों में 6,021 रन बनाकर लीग के अन्य बल्लेबाजों पर अपना सर्वकालिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि 196 मैचों में इन्होंने ये मुकाम को हासिल किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये इतिहास के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने IPL के इतिहास में 6,000 रन पूरे किए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न 13वां नंबर प्रश्न, हाल ही में 68वें भारतीय ग्रैंड मास्टर निम्नलिखित में से कौन बने हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ये किशोर अर्जुन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तमिलनाडु के रहने वाले किशोर अर्जुन भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने सर्बिया में ड्रैगन कोसिक को हराया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये अभी हाल ही में 68वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं और इन्होंने सर्बिया में ड्रैगन कोसिक को हराया है। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है, ये भी ध्यान रखिएगा कि विश्वनाथन आनंद ये 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। 1988 में ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे विश्वनाथन आनंद। चलिए उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन की घोषणा की है। इसके तहत बिहार के कितने लोगों को मुफ्त राशन मिलेगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिलेगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज दिया जाएगा, जिसमें कि 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल दिया जाना है। और इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्रति माह दिए जाने वाले राशन के अतिरिक्त ये दिए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। जो भी इसमें दिए जाते थे पहले उसके अतिरिक्त ये दिया जाएगा, जिसमें से कि 5 किलोग्राम मुफ्त में अनाज दिया जाएगा, जिसमें कि 5 किलो में से 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और बिहार में कुल राशन कार्ड धारियों की जो संख्या है ये 1.24 करोड़ के आसपास है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1.24 करोड़ से अधिक है। और यहाँ पर इस कि योजना के अंतर्गत जो कहा गया है इसका जो लक्ष्य है ये करीब 9 करोड़ लोगों को कि इसका लाभ देने का है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस फसल को मौसम अनुकूल खेती योजना में शामिल किया गया है। तो इस फसल का नाम है खेसारी, जो कि दलहनी फसल है। ये बिहार में ये दाल की एक प्रकार है। तो इसका नाम है खेसारी। तो आपको ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि बिहार में 1961 में प्रतिबंधित खेसारी की फसल को हाल ही में मौसम अनुकूल खेती योजना में शामिल किया गया है। ये ध्यान रखना, इसे 1961 में प्रतिबंधित किया गया था और कृषि सचिव ने मौसम आधारित खेती योजना में इसे शामिल करने की अनुमति दे दी है। इससे दलहनी फसल उगाने वाले किसानों को आमदनी में इजाफा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि 1961 में इसे क्यों प्रतिबंधित किया गया था। तो खेसारी में लकवा जैसी बीमारी को बढ़ावा देने वाले तत्व के कारण इसे बंद किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 1961 में इसे प्रतिबंधित किया गया था। तो अभी हाल ही में बिहार में खेसारी को मौसम अनुकूल खेती योजना में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये एक दलहनी फसल है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वामित्व योजना के अंतर्गत पंचायती राज दिवस पर ग्रामीण लोगों को उनके संपत्ति के पट्टे ई प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा भी हाल ही में इसका वितरण किया गया है। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में यह वर्चुअल तरीके से आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में 4 लाख से अधिक लोगों को उनकी संपत्ति के प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए हैं और इस तरह के देश भर में स्वामित्व योजना पर अमल करने के लिए शुरुआत की गई है। और इसके साथ ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। इस पुरस्कार में
इस पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली जो राशि है ये 5 से 50 लाख तक के मतलब पुरस्कार की राशि विजेताओं को मतलब कि जो भी विजेता पंचायत है उसके बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित कर दी गई है। ये ध्यान रखना है, ये राशि जो है ये 5 से 50 लाख तक की है और जो भी विजेता पंचायत है उन पंचायत के बैंक खातों में सीधे तौर पर हस्तांतरित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये अभी हाल ही में ये जो मतलब कि प्रॉपर्टी कार्ड है इसका वितरण अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया वर्चुअल तरीके से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है। तो अभी हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस जो मनाया गया है ये 25 अप्रैल को मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस की स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्णय निर्माता संस्था विश्व स्वास्थ्य असेंबली के 7वें अधिवेशन में मई 2007 में की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है और इसका उद्देश्य जो है ये है कि मलेरिया के रोग के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना। ये आपको ध्यान रखना है। ये 25 अप्रैल को पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है कि हाल ही में कोरोना के कारण बिहार के निवासी पद्म भूषण राजन मिश्र का निधन हो गया। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था। पद्म भूषण राजन मिश्र का निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे। हाल ही में शास्त्रीय संगीत गायक पद्म भूषण राजन मिश्र का सेंट स्टीफेंस अस्पताल में निधन हो गया। शास्त्रीय गायन की दुनिया में राजन साजन मिश्र दोनों भाई की जोड़ी ने दशकों तक अपने गायन से करोड़ों दिलों को सुकून दिया था। उनका संबंध बनारस घराने से था। यह आपको ध्यान रखना है, ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये दो भाई थे राजन और साजन, राजन मिश्र और साजन मिश्र। ये दोनों की जोड़ी जो थी दशकों तक ये मतलब कि शास्त्रीय संगीत की दुनिया में लोगों को मतलब काफी मतलब क्या कर सकते हैं, लोगों के बीच ये काफी ज्यादा मतलब पॉपुलर थे, लोगों को काफी ज्यादा मनोरंजन किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। शास्त्रीय संगीत से ये जुड़े हुए थे। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो मनाया गया है ये 26 अप्रैल को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है और इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका उद्देश्य पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह आपको ध्यान रखना है। ये प्रत्येक वर्ष बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन के बारे में लोगों के बीच मतलब जागरूकता फैलाना है। यह आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत 14 जुलाई 1967 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में एजेंडा 2030। ये ध्यान रखिए, प्रश्न है हाल ही में एजेंडा 2030 से साझेदारी भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच शुरू हुआ है। तो ये भारत और अमेरिका के बीच अभी हाल ही में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए जलवायु परिवर्तन पर आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत और अमेरिका हरित सहयोग पर एजेंडा 2030 से साझेदारी शुरू कर रहे हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसकी घोषणा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ये एजेंडा 2030 भारत और अमेरिका के बीच अभी हाल ही में शुरू किया गया है और भारत अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 से साझेदारी का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्व स्तर पर उच्च गति और बड़े पैमाने पर कार्यों को लागू करना है। ये ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य यह है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्व स्तर पर उच्च गति और बड़े पैमाने पर कार्यों को लागू करना है। ये ध्यान रखना है। ये एजेंडा 2030 का ये उद्देश्य है जो कि भारत और अमेरिका के बीच अभी हाल ही में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हाल ही में पोलैंड के केसले में विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11 पदक कुल जीते हैं। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में पोलैंड के केसले में विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियन में भारत ने 8 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक सहित कुल 11 पदक जीतकर पहले स्थान पर है और इसमें सचिन ने 56 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में कजाकिस्तान के येर बोलत साबिर को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ये आपको ध्यान रखना है कि पोलैंड के केसले में विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने मतलब सर्वाधिक पदक जीते, यानी कि कुल 11 पदक जीते जिनमें कि 8 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक शामिल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कुल 11 पदक भारत ने जीते। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में बिहार के कितने जिलों में 26 बड़े जलाशयों का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की गई है। तो ये कितने जिलों के, इस बारे में अभी मैंने आपको बताया था, ये 12 जिलों के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के 12 जिलों में स्थित 26 जलाशयों का हेल्थ कार्ड बनाने जा रही है। यह वैसा ही कार्ड होगा जैसा कि किसी व्यक्ति का मॉडल हेल्थ कार्ड बनाया जाता है और इसमें तालाबों की पानी की सेहत से लेकर के उसके प्राकृतिक स्वरूप और पर्यावरण संतुलन में उसकी क्षमता का भी आंकलन किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। ये 12 जिलों के मतलब 12 जिलों में स्थित 26
प्रवासियों का हेल्थ कार्ड बनाए जाने का निर्णय लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में कोरोना के खिलाफ निम्नलिखित में से किस राज्य ने योग से निरोग अभियान शुरू की है? किस राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में कोरोना वायरस के खिलाफ रोग से नहीं बल्कि योग से निरोग अभियान शुरू किया गया है? तो इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताइए, आप चाहे तो इसके बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।